movement, the turning effect of force. The effect of force because of which a body starts rotating from its rest position, or if it is rotating, it changes its rotational speed. That is called movement. Just like force in linear motion, movement or torque in rotational motion plays the same role. आप लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके हो कि movement of a force about an axis of a force about an axis is given by m is equal to F into L Newton meter, where L क्या है? Perpendicular distance of line of action of force from axis of रोटेशन. जिस एक्सिस में ये घूम रहा है, जैसे हम कहेंगे कि ये कोई एक बॉडी है और इस बॉडी को यहाँ पे हिंज कर दिया गया है, इट इज हिंज्ड हियर. अगर ये हिंज्ड बॉडी के ऊपर एक फोर्स ऐसे आ रहा है तो हमें पता करना है कि व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ द फोर्स. तो अगर हम कहेंगे कि यहाँ पर ऐसा एक फोर्स आ रहा है F, तो मूवमेंट ऑफ दिस फोर्स about this axis is given by magnitude of the force multiplied to the perpendicular distance of line of action of force. इसका मतलब इसमें ये है L, तो आप कहोगे it is F into L, फिर L is the perpendicular distance of line of action of force. ठीक है, ये चीज हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं. ठीक है ना? ओके, इतना चीज हमें समझ में आता है. तो अगर ये सारा चीज आपको समझ में आ गया है तो पहले एक क्वेश्चन को मेरे लिए पूरा कर दो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. सपोजिंग हम कहेंगे यहाँ पर एक डंडा है. कैसा डंडा है? एक डंडा ऐसा है. ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरा डंडा भी है. थोड़ा देता हूँ इसको. ठीक है, ये डंडा है. नाउ वी सी दिस वन. ये अब ये डंडा यहाँ पे ऐसे लगा है. हर एक साइड का लेंथ L गिवन. ईच साइड इज ऑफ लेंथ L. ईच साइड इज ऑफ लेंथ L. ये L है, ये L है, ये L है, ये L है. एंड इट इज हिंज्ड समवेयर हियर. ये सेंटर में हिंज हो गया है ऐसे. ये सेंटर की चारों तरफ ऐसे घूम सकता है. इट कैन रोटेट अबाउट दी सेंटर. ठीक है, ये पूरा चीज इसमें घूम सकता है. नहीं, सारे जो है इंडिविजुअली घूम सकते हैं. ठीक है, अब ये चारों हिंज्ड है ना, ये चारों हिंज्ड है. ये दोनों रॉड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. ये जो है ये रॉड इसके साथ कनेक्टेड है, यहाँ पर हिंज्ड है. ठीक है, फिक्स्ड है. अब क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द total moment produced about O. I want to know the total moment produced about O. Forces क्या दिया है? Forces दिया है, और forces कुछ ऐसा दिया है यहाँ पर फोर्स है F, यहाँ पे फोर्स है 2F, यहाँ पे फोर्स है F, और यहाँ पे फोर्स है 2F. पूछा है, ये एंगल दिया है. दिस एंगल इज गिवन 30 डिग्री. पूछा है फाइंड नेट मोमेंट मींस टोटल मोमेंट. नेट मोमेंट produced by all forces about O. O is a point you are clearly able to see. About O, टोटल मोमेंट क्या हो रहा है आपको पता करना है. आपके सामने ये फिगर पड़ा है. मैं सोच रहा हूं कि आप इसको कर सकते हो. ठीक है,
लेट मी सी दैट यू आर एबल टू डू। ठीक, क्या आप लोग ट्राई करके इसका आंसर बताओगे? आप लोग बहुत बढ़िया ट्राई किए, एकदम सही आंसर दिए। आई एम सो हैप्पी। मुझे लगने लगा है कि आजकल मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो आप लोग भी आंसर बोल देते हो, कोई भी बोल देता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो चलिए देखते हैं, ये जो सारे फोर्सेस है इनको अगर ए बी सी डी नाम देते हैं तो आज की क्लास बड़ा मजा आएगा, क्योंकि हम लोग आज बहुत बड़े बड़े चीज करने वाले हैं। ए बी सी डी है। अच्छा, सारे फोर्स के लिए मूवमेंट देखेंगे। एफ ए के लिए क्या मूवमेंट होगा? मूवमेंट होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एफ एल। कैसा होगा? ये तो ऐसा घुमाएगा, मतलब क्लॉकवाइज। एफ बी के लिए, एफ बी कौन है भाई? ये है। कितना होगा? एफ ऐसा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल है, इट विल बी एफ एल। कैसे घुमाएगा ये फोर्स? अबाउट ओ, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज। एफ सी है, कौन है वो फोर्स? ये है। इसके लिए क्या मोमेंट बनेगा? मोमेंट बनेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो हमें देखना है कि व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम हियर। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता करना है भैया। कुछ लोग तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दिए, सोचे कि 30 डिग्री मिसप्रिंटिंग है, ऐसा नहीं है। ये अगर L है, दिस लेंथ इज L sin 30, दैट इज L by 2, so it is 2f into L sin 30, that is equal to 2f, sorry, 2f into L sin 30 is nothing but again FL, और ये घुमाने की कोशिश कर रहा है again एंटी क्लॉकवाइज। बाकी रह गया F एट D। D में जो है वो क्या है? ये D में जो फोर्स है F into L, ये भी एंटी क्लॉकवाइज। यस यस, D में 2F है, सॉरी 2F into L एंटी क्लॉकवाइज। जोड़ दो एंटी क्लॉकवाइज सारे को, FL एंटी क्लॉकवाइज, FL एंटी क्लॉकवाइज, 2FL एंटी क्लॉकवाइज, तीनों मिलके हो गए 4FL एंटी क्लॉकवाइज, और FL क्लॉकवाइज सारे मिलके हो गए 3FL एंटी क्लॉकवाइज। 3FL एंटी क्लॉकवाइज, इज इट अंडरस्टूड? यस सर। यस। चलिए, तो आज की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। प्रीवियस क्लास की चीजें आपको याद आ गया है, ठीक है? Again, a body is said to be in rotatory equilibrium. Rotatory equilibrium if net moment of all forces acting on it produce a body is said to be in rotating equilibrium if moment of all forces acting on it produce if net moment by all forces, net moment by all forces acting on it produce, थोड़ा सा 1 मिनट हो गया। A body is said to be in rotatory equilibrium if net moment by all forces acting on it is 0 about every point। थोड़ा ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे क्या बोलना चाहता हूँ। अबाउट एवरी पॉइंट, मैं कोई एक्सिस की बात नहीं कर रहा हूँ। शांत हो जाओ अंदर से और मेरी बात समझने की कोशिश करो। कोई बॉडी रोटेटरी इक्विलिब्रियम में है, मतलब क्या है? आइदर इट इज एट रेस्ट और इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, है ना? जैसे आप पंखा को, जब फैन को स्टार्ट करते हो, शुरू में व्हाट यू फाइंड, दी फैन का स्पीड धीरे धीरे बढ़ रहा है, तब वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। लेकिन 10 मिनट के बाद पंखा एक कांस्टेंट स्पीड में चल रहा है, मतलब उसका जो स्पीड है वो बदल नहीं रहा है, इट इज इन रोटेटरी इक्विलिब्रियम। When it is moving with constant speed, it is in rotating equilibrium. Also when it is at rest, तब भी रोटेटरी इक्विलिब्रियम है ना? तो कोई बॉडी के ऊपर जब लीनियर फोर्स नहीं आता है तो हम कहते हैं उसको ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम।
फोर्स नहीं आएगा। मतलब क्या होगा, या तो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा होगा या फिर रेस्ट में होगा। ठीक सिमिलरली आप कहोगे अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या फिर कांस्टेंट एंगुलर स्पीड में घूम रहा है तो हम कहेंगे कि ये रोटेटरी इक्विलिब्रियम में है। तो आपको और सिंप्लीफाई करने के लिए हम कहेंगे कि सपोजिंग हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक बॉडी है और इसके ऊपर ढेर सारे फोर्सेस आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ फोर्स आ रहा है, यहाँ पे कुछ फोर्स आ रहा है, ऐसे ढेर सारे फोर्सेस आ रहे हैं। नाउ यू कंसीडर सेवरल पॉइंट्स हियर ए बी सी और हम देख रहे हैं कि ये बॉडी अभी रेस्ट में है। सपोज ये सारा फोर्सेस के चलते पता चला ये फोर्स के लिए यहाँ पर कुछ मोमेंट होगा, इसके लिए भी यहाँ पर कुछ मोमेंट होगा, इसके लिए कुछ होगा, इसके लिए कुछ होगा। मान लो सारा फोर्सेस का मोमेंट अबाउट सी 0 है, सारा फोर्सेस का मोमेंट अबाउट सी 0 है। अबाउट बी निकाला वो भी 0 हो गया, लेकिन अबाउट ए 0 नहीं हुआ। तो ये बॉडी जो है ए में घूमने लगेगा ऐसे, इट विल रोटेट अबाउट ए पॉइंट फिक्स रहेगा, बाकी घूमेगा। सपोज ए में भी नेट मूवमेंट 0 है, सी में भी नेट मूवमेंट 0 है, लेकिन बी में 0 नहीं है, तो ये बी में घूमने लगेगा। समझ में आया? सपोज ए और बी दोनों में 0 है, सी में 0 नहीं है, तो ये बॉडी जो है सारे फोर्सेस के चलते ये सी के चारों तरफ घूमने लगेगा। सपोज ऐसे हुआ कि मोमेंट ऑफ ऑल दिस फोर्सेस is 0 about A but not 0 about B, not 0 about C, तो B में भी घूमेगा, C में भी घूमेगा। कैसे? ऐसे ऐसे B में घूमते 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 C के चारों तरफ घूमेगा। रीडिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड मोशंस विल बी डेवलप। अगर इतने सारे फोर्स आ रहे हैं, सारे का मोमेंट A में तो 0 है, B में 0 नहीं है, C में भी 0 नहीं है, ये बॉडी बी के चारों तरफ भी घूमेगा, सी के चारों तरफ भी घूमेगा। ऐसा कैसे? ना बी में ऐसे ऐसे घूमेगा और ऐसे घूमते 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 सी के चारों तरफ भी घूमेगा। जैसे अर्थ रोटेट्स अराउंड सन, स्पिन्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस आल्सो, है ना? लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम का, नहीं घूमने वाली सिचुएशन का। घूमने वाली सिचुएशन का एनालिसिस बहुत ही टफ है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ए चैप्टर कॉल्ड रोटेशनल डायनामिक्स। जब आप पढ़ेंगे, काफी बड़े हो जाओगे तो आप पढ़ोगे उसको, ठीक है? तो अब नहीं घूमने वाली बात करें, ये जो सारा फोर्सेस आ रहे हैं उसके चलते अगर ये बॉडी रेस्ट में है, मतलब ये सारा फोर्सेस का मूवमेंट किसी भी एक्सिस पे ले लो, ए में ले लो, बी में ले लो, सी में ले लो, कहीं भी ले लो, 0 ही होगा। दैट इज व्हाट इज रिटन इन द स्टेटमेंट। क्या लिखा है? क्या लिखा है? स्टेटमेंट जो लिखा है मैं उसको थोड़ा जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। A body is said to be in rotatory equilibrium if net movement by all forces acting on it is 0 about every point inside or outside the body। क्या इंटरेस्टिंग चीज है, समझ में आ रहा है? एवरी पॉइंट इनसाइड एंड कोई भी पॉइंट यूनिवर्स का स्पेस में कोई भी पॉइंट ले लो, मोमेंट उस पॉइंट में 0 होगा। कोई भी पॉइंट। कितना इंटरेस्टिंग। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोजिंग हम कहेंगे कि डंडा है, ये डंडे को आपने क्या किया, यहाँ पर से बांध दिया, यहाँ पर से बांध दिया, और क्या है इसमें मान लो कि यहाँ पर कोई एक ब्लॉक झुला दिया, ये ब्लॉक भी इसको यहाँ से खींच रहा है, डंडा का अपना वेट भी है। अब देखोगे इतने सारा फोर्स के बावजूद डंडा रेस्ट में है, मतलब इसके ऊपर जो फोर्सेस आ रहे हैं, कौन जो फोर्सेस आ रहे हैं, कहाँ आ रहा है? यहाँ पर टेंशन आ रहा है, यहाँ पर इसका वेट आ रहा है, यहाँ पर इसका एक फोर्स खींच रहा है, यहाँ पर एक टेंशन आ रहा है। ये सारा फोर्सेस का जो मोमेंट होगा, ये चार फोर्स का किसी भी पॉइंट में मोमेंट ले लो, यू फाइंड मोमेंट अबाउट ए 0 होगा, मोमेंट अबाउट बी 0 होगा, मोमेंट अबाउट सी 0 होगा, मोमेंट अबाउट डी 0 होगा, मोमेंट अबाउट एनी अदर पॉइंट ई तब भी 0 होगा। ये चारों फोर्सेस का मोमेंट आप किसी भी पॉइंट में निकालो 0 ही होगा। अगर मान लो कि ऐसा होता कि बी में मोमेंट 0 नहीं होता तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होता तो ये घूम जाता, है कि नहीं? अगर इस सारे का मोमेंट ई में 0 नहीं होता तो ई के चारों तरफ घूमने की कोशिश करता, लेकिन हम क्लियरली देख रहे हैं कि ये रेस्ट में है, मतलब
इसके ऊपर जितने सारे फोर्स आ रहे हैं उनका नेट मोमेंट अगर निकालेंगे, ए में, बी में, सी में, डी में, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, कुछ भी ले लो, हर जगह नेट मोमेंट जीरो ही होगा। कितना इंटरेस्टिंग है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? नेट मोमेंट विल बी जीरो हियर अबाउट एनी पॉइंट एंड एवरी पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी। ओके, चलो इस लॉजिक को रखते हुए अंदर हम ये क्वेश्चन निकालने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे कोई एक डंडा है, ठीक है, और ये डंडे को यहाँ पर हुआ क्या है कि यहाँ पर से कोई एक फोर्स इसके ऊपर आ रहा है। चलिए मानते हैं ये फोर्स कितना है, सिर्फ फोर्स है 10 न्यूटन। और कैसा दिया है? दिया है कि ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है दोनों अलग अलग लेंथ है। और क्या दिया है? दिस लेंथ इज 4 मीटर, दिस लेंथ इज 2 मीटर। अब यहां पर से इसको बांध दिया गया है कोई एक थ्रेड से, इधर से भी बांध दिया गया है कोई एक थ्रेड से, ठीक है। मैं ये सारा पॉइंट को थोड़ा नेमिंग कर देता हूं, ठीक है। इन फिगर शोन, ये फिगर में फाइंड if TA and TB are the tensions in threads at A and B, find TA and TB. I hope you must be able to find the answer. अगर एक थ्रेड से बंधा हुआ होता तो आंसर निकालना हमें आता है ना, इक्विलिब्रियम एनालिसिस करने के लिए। अब ये दो थ्रेड है, हमें पता करना है व्हाट इज द टेंशन इन द थ्रेड, व्हाट इज द टेंशन इन द थ्रेड। वो देख के हमें क्लियरली पता चल रहा है यहाँ पे कि जो सिस्टम है वो रेस्ट में है और इक्विलिब्रियम में है। ये रेस्ट में है और इक्विलिब्रियम में है। हमें पता करना है यहाँ पे टेंशन कितना होगा। ये क्वेश्चन को मैं पूरा करूंगा, आप लोग पहले देखो। हमें टेंशन पता करना है। अच्छा, ये बॉडी अभी रेस्ट में है, आप क्या लिखोगे? ए सॉल्यूशन में लिखेंगे एज द बार इज एट रेस्ट। तो आप क्या कहोगे? नेट फोर्स ऑन द बार मस्ट बी जीरो, नेट फोर्स ऑन द बार मस्ट बी जीरो। अच्छा, नेट फोर्स जीरो है, ठीक है। अगर नेट फोर्स जीरो है मतलब अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल डाउनवर्ड फोर्स। इफ आई गो फॉर द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द बार, here is a thread pulling it with a force TA, here is a thread pulling the bar with force TB, and here is a 10 Newton force intentionally applied. This is 2 meter, this is 4 meter. I named the points A, B and C. इसका मतलब हुआ नेट फोर्स जीरो है, मतलब ऊपर की तरफ जितना फोर्स है क्या है? TA प्लस TB। ऊपर की तरफ क्या फोर्स है? यस, TA प्लस TB, दैट इज इक्वल टू नीचे की तरफ जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन। इसमें कोई दो राय नहीं है, सबको समझ में आ रहा है। लेकिन इसमें से TA TB कैसे निकालेंगे? हम क्या देखेंगे? एज द बॉडी, एज द बार डज नॉट रोटेट, डज नॉट रोटेट। आप क्या कहोगे? द नेट मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस, नेट मूवमेंट ऑफ all forces about any point and every point is zero। कोई पॉइंट में मोमेंट निकालेंगे तो जीरो होगा। तो आप कोई भी पॉइंट में मोमेंट निकाल सकते हो। यहाँ पर तीन फोर्स आ रहे हैं।
आप यहाँ पे मोमेंट निकालो जीरो होगा, यहाँ पे निकालो जीरो होगा, यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ पे कहीं भी निकालो जीरो हो जाएगा, है ना, कहीं भी निकालो जीरो हो जाएगा। तो जितने ज्यादा फोर्स है उतना ज्यादा मोमेंट निकालना पड़ेगा। हमें मान लो TA निकालना है, आई वांट टू फाइंड आउट TA। मैं ऐसा किसी एक पॉइंट में मोमेंट निकालना चाहूंगा, थोड़ा ध्यान से सोचो, ऐसा कोई एक पॉइंट में मोमेंट निकालना चाहूंगा कि जो इक्वेशन मिलेगा सिर्फ उसमें TA ही अननोन रहेगा और कोई दूसरा अननोन नहीं रहेगा। यस, सोचो, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगर हम ये पॉइंट में मोमेंट लेंगे तो TA के लिए कुछ निकलेगा, इसके लिए कुछ निकलेगा, इसके लिए कुछ निकलेगा, जो इक्वेशन मिलेगा उसमें TA TB दोनों मिल जाएंगे। ये पॉइंट में लेंगे तो TA के लिए कुछ बनेगा, TB के लिए कुछ बनेगा, 10 न्यूटन के लिए नहीं बनेगा, बिकॉज द लाइन ऑफ एक्शन इज पासिंग थ्रू दिस। तो अभी हमारा काम पूरा नहीं होगा क्योंकि दो इक्वेशन मिल जाएंगे, फिर सॉल्व करना पड़ेगा। सीधा अगर मैं B में निकालता हूं तो TB के लिए मोमेंट B में कितना होगा, जीरो, बिकॉज द लाइन ऑफ एक्शन इज यस इट इज पासिंग थ्रू पॉइंट B। ये हो गया स्मार्ट ब्रेन। जो ये नहीं लगा पाएगा वो किसी दूसरे पॉइंट में निकालेगा, फिर एक इक्वेशन निकालेगा, यहाँ पर ऑलरेडी इक्वेशन था, सॉल्व करेगा, लंबा हो गया। हमें तो मालूम है कि हर एक पॉइंट में मोमेंट जीरो है, तो हम क्या लिखेंगे, इस फिगर को कॉपी करके दूसरे पेज में लेंगे और आगे बढ़ाएंगे। आप लोग बहुत बढ़िया समझ रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड। let us go for the next point। yes। अब हमें मालूम है कि नेट मोमेंट जीरो है, तो हम कहेंगे नेट मोमेंट मींस समेशन ऑफ, ये साइन का मतलब हुआ समेशन ऑफ ऑल मोमेंट्स अबाउट A इज इक्वल टू जीरो। A में भी जीरो होगा, B में भी जीरो होगा, C में भी जीरो होगा। चलो मैं A में जीरो कर दिया, तो फिर नेट क्लॉकवाइज मोमेंट मस्ट बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। देखो मैं कैसे कर रहा हूं, A में क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है, एक TA के लिए क्लॉकवाइज मोमेंट बनेगा कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट A। TA के लिए कोई मोमेंट नहीं बनेगा, बिकॉज द लाइन ऑफ एक्शन इटसेल्फ इज पासिंग थ्रू पॉइंट A। TA के चलते इधर कोई मोमेंट नहीं बनेगा। 10 न्यूटन के लिए बनेगा, कितना बनेगा, क्लॉकवाइज बनेगा, कैसे, ऐसे, क्योंकि 10 न्यूटन ऐसे खींच रहा है अबाउट पॉइंट A, अबाउट पॉइंट A, अबाउट पॉइंट A। 10 न्यूटन इज ट्राइंग टू रोटेट इट क्लॉकवाइज। आई विल से 10 into परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज 4। और कोई क्लॉकवाइज फोर्स है क्या, नहीं है, एक एंटी क्लॉकवाइज फोर्स है TB के चलते क्या मूवमेंट होगा, TB सारा चीज को ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, बट इट इज पूरा लेंथ 6 मीटर। क्या इसमें से हमें TB मिल गया, हाँ मिल गया, दिल खिल गया। कितना हो गया, 40/6, दैट इज 20/3 न्यूटन। आप अगर फिर TA निकालना चाहते हो तो B में मोमेंट लेके निकाल सकते हो, लेकिन हम ऐसा क्यों करेंगे, वी नो दैट, हमें मालूम है कि TA प्लस TB कितना था, यस इट वाज 10 न्यूटन। TA प्लस TB इज 10 न्यूटन, देयरफॉर TA इज इक्वल टू 10 माइनस TB, दैट इज 10/3 न्यूटन। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गया? दोनों थ्रेड में टेंशन हमें पता चल गया है, दोनों थ्रेड में टेंशन हमें पता चल गया है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। You have to suitably find out a point where you have to, दिखा सकते हैं, हाँ। तो ऐसा एक टिपिकल केस है जिसमें कोई एक बार है, दिख रहा है आपको, ये बार को ऐसे सपोर्ट किया गया है। बार का मास नेग्लिजिबली स्मॉल है, बार के मास के बारे में कुछ दिया नहीं है। यहाँ पे कोई एक 20 kg का मास झूल रहा है, here is a 20 kg mass, here is a 3 kg mass, here is a 2 kg mass, all these distances are 1 meter each, here is a thread, system is hinged here। अगर थ्रेड नहीं रहता ये पूरा चीज शायद ऐसे गिर जाता है, ऐसे घूम जाता, ठीक है। अब हमें पता ये करना है कि ये थ्रेड में टेंशन कितना है और इस हिंज पे क्या फोर्स आ रहा है। मैं पहले निकालना चाहूंगा हमारे पास अननोन क्या है, एक टेंशन, बाकी सारा फोर्स तो मालूम है, यहाँ पर कुछ फोर्स आ रहा होगा। आई वांट टू गो फॉर फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द बार। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द बार अगर मैं करना चाहूंगा तो मैं कुछ ऐसे बनाऊंगा, कैसे, ये हो गई बार, बार का फ्री बॉडी डायग्राम में उसका सारा फोर्सेस दिखाना चाहूंगा। मिड पॉइंट में रिएक्शन फोर्स आ रहा है,
कितना है, आई डोंट नो, कॉल इट आर। यहाँ पर टेंशन आ रहा है, कितना है मालूम नहीं है। यहाँ पे 200 न्यूटन का फोर्स आ रहा है, 20 kg इज 200 न्यूटन, हाँ वो मालूम है। यहाँ पे 3 kg का फोर्स आ रहा है तो 30 न्यूटन, और यहाँ पे 20 न्यूटन। दीज आर द डिफरेंट फोर्सेस। और क्या अननोन क्या है, टी एंड आर। हमें टी एंड आर निकालना है, टी एंड आर निकालना है। थोड़ा ध्यान से देखो, अब ये डंडा रेस्ट में है, डंडा अभी रेस्ट में है। चलो मैं इसको कॉपी करता हूं। अब ये डंडा रेस्ट में है तो हम कहेंगे ये जो डंडा रेस्ट में है तो उसके ऊपर नेट फोर्स भी 0 है, नेट मोमेंट भी 0 है। आप ढेर सारा पॉइंट्स ले लो, पॉइंट ए, पॉइंट बी, सी, डी, ई। नेट फोर्स एट रेस्ट, डंडा एट रेस्ट, नेट फोर्स इज 0। मतलब ऊपर की तरफ है टी, ऊपर की तरफ है आर, नीचे की तरफ है 200, 30, 20। सो टी प्लस आर इज इक्वल टू 250 न्यूटन। यस, नेट फोर्स टी प्लस आर। हम बोले थे बीच में नहीं बोलने का, बीच में नहीं बोलने का बोले थे ना, टेक कमांड्स दैट वे अदर सर डिस्टर्ब। तो टी प्लस आर कितना हो गया, 250 न्यूटन। अच्छा, अगर नेट फोर्स 0 है, नेट मोमेंट भी तो 0 है, क्या कहेंगे हम, नेट मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज 0। हमें अगर ऐसा कोई इक्वेशन ले लेंगे, कोई पॉइंट ले लेंगे जहां पर मोमेंट निकालने से कोई एक अननोन रहेगा तो हमारा काम आसान हो जाएगा, है ना। तो आप ए में ले लोगे तो कौन सा अननोन भाग जाएगा इक्वेशन में से, टी भाग जाएगा। बी में ले लेंगे तो टी एंड आर दोनों रह जाएगा, अननोन हमारा टी एंड आर है। सी में ले लेंगे तो आर भाग जाएगा, टी मिल जाएगा, है कि नहीं। तो हमें इंटेलिजेंटली सोचना है कि कौन सा पॉइंट में मूवमेंट लेंगे कि एक अननोन रहेगा और हमारा दूसरा अननोन आसानी से निकल जाएगा। आप अपनी पसंद के हिसाब से ए में ले सकते हो या सी में ले सकते हो। नहीं, क्या किसी दूसरे में लेने से नहीं होगा, दूसरे में लेने से भी होगा, लेकिन आपके पास टी प्लस आर का दूसरा इक्वेशन आएगा, इसके साथ इसको मिला के फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगा, है ना। चलिए हम कहेंगे नेट मोमेंट about C, net moment about C is also 0। अच्छा, इसका मतलब क्या है, क्लॉकवाइज मोमेंट मस्ट बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। क्या आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर क्लॉकवाइज मोमेंट्स कहाँ पे, सी में क्लॉकवाइज मोमेंट कौन कौन बना रहे हैं, टी नहीं, ये तो एंटी क्लॉकवाइज, ये तो क्लॉकवाइज बना रहे, सॉरी, हाँ टी क्लॉकवाइज बनाने की कोशिश कर रहा है। T is trying to rotate the bar like this, 200 is trying to rotate the bar like this। Just a minute, मैं थोड़ा ये मोमेंट्स को दिखाना चाहूंगा। T C पॉइंट में ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, B ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, D ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, E ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है। क्लॉकवाइज कौन कौन कर रहे हैं, ये और ये तो एंटी क्लॉकवाइज करने की कोशिश कर रहा है। So what is the net clockwise movement? What is the net clockwise movement produced by all forces? All forces, and that should be equal to net anti-clockwise movement. Clockwise movement T के लिए कितना होगा? Clockwise movement, just a minute. Clockwise movement, तो T के लिए होगा T into perpendicular distance। ये हर एक सेक्शन 1 मीटर का है, तो it is T into 2 plus clockwise movement। ये भी तो बना रहा है कौन, 30 न्यूटन, कितना 30 into 1, और कौन, और ये जो 20 है ये भी तो बना रहा है, कितना 20 into this distance, 20 into 2। yes, these are the clockwise movements। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन बना रहा है, अकेला 200, ये 200 न्यूटन का फोर्स ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है। क्या है मूवमेंट, 200 into 1। सिंप्लीफाई, 2t plus 30 plus 40 plus 70 is equal to 200। 2t plus 70 is equal to 200। तो हमें मिल गया, क्या मिल गया इसमें से, हमें मिला कि जो हमारा t है
T कितना हो गया, ये गया 130, 130/2 इज 65 न्यूटन। करेक्ट, देखो बोल दिए थे बच्चे, हमारे बच्चे बोल दिए थे, बढ़िया है, 65 न्यूटन, वेरी गुड कैलकुलेशन। अब बाकी रह गया R निकालने में क्या दिक्कत है, T प्लस R तो 250 है ना। सो पुटिंग इन इक्वेशन 1, इसको हम 0.1 कर देंगे तो कहेंगे पुटिंग इन इक्वेशन 1, R का वैल्यू मिल जाएगा 250 माइनस T, R का वैल्यू मिल जाएगा 250 माइनस T and that T is 65, 250 minus 65 is 185 न्यूटन। क्या मैं सबको ठीक ठाक समझा दिया? Is it understood now? Yes. छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है, कर लिए तो आप बहुत कुछ कर लिए, ये छोटा मोटा क्वेश्चन एकदम नहीं है। यू कैन ट्राई विथ योर सीनियर्स, पूछ के देखो, वो लोग तो चौंक जाएंगे, तुम लोग ये सब करते हो क्या? अच्छा, तो ये हो गई हमारा केस। हाँ, तो इस किस्म के क्वेश्चन ढेर सारे हैं करने के लिए, बाद में हम लोग देखेंगे, लेकिन मेरे को आज आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाना है आपकी लेवल का। इनफैक्ट मैं ये नहीं पढ़ाना चाहता था, करते करते फ्लो में कर दिया, ठीक है। बाद में मैं आपको जो करवाना चाहता था वो भी मैं करवाना चाहता हूँ। लेट मी शो यू, जो मैं बताने के लिए ये चैप्टर को स्टार्ट किया था, जो आपकी क्वेश्चंस वगैरह में आता है। I want to teach you something about physical balance. फिजिकल बैलेंस, बाकी की चीजें हम लोग बहुत डिटेल्स में देखेंगे, थोड़ा सा हायर क्लास में, क्लास 9 में जाएंगे तो ढेर सारी चीज देखेंगे, नॉट नाउ। फिजिकल बैलेंस के बारे में कुछ छोटे छोटे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते रहते हैं, और वी आर ऑलवेज इन डेली यूज विथ ए फिजिकल बैलेंस। कहां पर सब्जी लाने जाते हो, फिजिकल बैलेंस यू अंडरस्टैंड नो? ये तराजू, ये जो तराजू है ये है फिजिकल बैलेंस, ऐसा रहता है, ऐसा रहता है ना। इसके साथ तो हम लोग डेली कांटेक्ट में, तो इसकी मैकेनिज्म के बारे में हमें समझना है, ठीक है। तो अगर आप किसी दुकान पे गए और बोले 2 किलो का आलू दो, वो क्या करता है? पहले वो क्या करता है, ये पूरा अरेंजमेंट को वो क्या करता है, जस्ट अ मिनट, लेट मी मेक इट लाइक दिस। ये पूरा अरेंजमेंट को, हाँ, तो पूरा अरेंजमेंट को क्या करते हैं, हम करते हैं इसमें, अगर उसको मांगे कि हमें 2 केजी का आलू दो, वो करेगा क्या, एक तरफ क्या करेगा, एक वेट डालेगा, स्टैंडर्ड वेट उसके पास 2 केजी का है, स्टैंडर्ड मास। ये क्या करेगा, इधर एक स्टैंडर्ड मास डाल देगा 2 केजी वाला, डालने के बाद इधर लाएगा, आलू डालने लगेगा, और कब तक डालेगा, जब तक ये पॉइंटर सीधा ना हो जाए, ठीक है, जब तक ये पॉइंटर सीधा ना हो जाए। और जैसे पॉइंटर वर्टिकल हो गया, वो कहेगा हो गया, ये आलू 2 केजी का है। समझ में आया? तो ये 2 केजी का आलू कैसे करता है, यही करता है, मतलब व्हाट इट इज मेजरिंग द मास और वेट। पहला चीज, इट इज मेजरिंग द मास और वेट। कभी दुकान में जाओ और बोलो कि 20 न्यूटन का आलू दो, वो आलू फेंक के मारेगा आपको, है ना। मांगो उसको 2 केजी तो देगा, 20 न्यूटन आलू दो, बोले कहां से लाए तेरे लिए 20 न्यूटन आलू, ये देसी आलू है, खाएगा तो खा, नहीं तो भाग, न्यूटन वाला आलू नहीं है बोलेगा, उसको समझ में नहीं आता। वी ऑलवेज परचेज और मेजर बाय मास, किसमें, यूजिंग ए फिजिकल बैलेंस। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ, ए फिजिकल बैलेंस मेजर्स व्हाट, इट मेजर्स मास, हाउ, बाय कंपैरिजन विद द स्टैंडर्ड मास। कोई स्टैंडर्ड मास है उसके साथ कंपेयर करके, ठीक है। आप कहोगे क्या बिना ग्रेविटी का चलेगा क्या? चलेगा। अगर आप इसको लेके मून पे चले जाओगे, ये ठीक ठाक काम करेगा, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी कम है, फिर भी ये काम करेगा। कुछ ना कुछ ग्रेविटी होना चाहिए, बराबर होने की कोई जरूरी नहीं है। ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड के ऊपर डिपेंड करता भी है, नहीं भी करता है, ऐसा, ठीक है। तो देखेंगे बाद में। तो ये क्या किया, अगर हम आलू डालते डालते बात कुछ ऐसा हो गया कि एक्स्ट्रा आलू डल गया, और पता चला कि ये जो है उसका, इसका जो है वेट क्या हुआ, एक तरफ ज्यादा आलू डल गया, और पता चला कि ये थोड़ा ऐसे घूमने लगा, अब कांटी ऐसा हो गया, वो क्या बोलेगा, साहब थोड़ा ज्यादा दे दिया, है 2 आलू एक्स्ट्रा दिया। आप
आप खरीदने गए हो, आप अगर देखोगे कि कांटी थोड़ा ऐसा है, और भी डालो, अभी कम दिख रहा है, देखो, है कि नहीं? अब कहोगे कांटी अभी तो सीधा नहीं हुआ, ये पॉइंटर सीधा नहीं हुआ, और डालो डालो, है कि नहीं? तो दैट वे यू सी व्हेन दिस बीम इज बैलेंस्ड, ये जो हॉरिजॉन्टल बीम है, ये बीम अगर सीधा रहेगा तो हम कहेंगे कि ये बैलेंस्ड हो गया। तो फिजिकल बैलेंस को अदरवाइज कहते हैं बीम बैलेंस, ठीक है? इसका दूसरा नाम है क्या? बीम बैलेंस। तो इसके बारे में हमें कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स लिखना है, ठीक है? इट मेजर्स mass of a body in comparison with standard means standardized, ठीक है? स्टैंडर्ड मास, आपके पास एक स्टैंडर्ड मास है और उसको यूज करके वो 2 केजी आलू निकाल देगा। अगर आप उसके पास 2 केजी वाला बटकरा नहीं है तो पूछोगे आप बताओ 2 केजी आलू, रुको रुको लाने गया है वेट, और लाने के बाद देगा, इसको डाल के इधर। स्टैंडर्ड मास नहीं है तो ही कैन नॉट डू इट। अच्छा, हाउ इट मेजर्स? जब हम यहाँ पे डाल दिए 2 केजी का स्टैंडर्ड मास, तो पता चला कि ये, मान लो कि इधर हम डाले हैं M1 सपोज, और इधर डाले हैं आलू M2 सपोज, तो हम कहेंगे जो M1 है, M1 के चलते यहाँ पर एक वेट आ रहा है, कितना? M1G, और यहाँ पे एक वेट आ रहा है M2G। चलो ये लेंथ L है, ये लेंथ L है। अब इसको यहाँ से बांध दिया गया है। M1G will try to rotate it like this by creating a moment. M2G will try to create a moment like this. अगर दोनों का मूवमेंट एक दूसरे को कैंसिल हो गया तो ये नहीं घूमेगा। नहीं घूमेगा का मतलब क्या हो गया? सीधा रहेगा। मतलब आप क्या कहोगे? क्या कहोगे आप? कैसे मेजर करोगे? एट बैलेंस आप कहोगे M1G इंटू L, क्योंकि ये डिस्टेंस L है, ये बीम का लेंथ L है, ठीक है? ये लेंथ L है, ये L है, ये भी L है, दोनों तरफ बराबर लिया जाता है। इज इक्वल टू M2G फोर्स यहाँ पे आ रहा है, इट इज M2G इंटू L। समझ में आया क्या? ये तो इससे क्या पता चला? अगर दोनों तरफ का लेंथ बराबर है तो GL कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया? M1 इज इक्वल टू M2। तो आप कहोगे इधर जो मैं स्टैंडर्ड मास डाला हूं, इसका मास इसके मास की बराबर है। समझ में आ रहा है? सो हाउ दिस बीम बैलेंस ऑपरेट्स? इट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग मोमेंट्स। तो क्या लिखेंगे इसमें? द फिजिकल बैलेंस और द बीम बैलेंस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग मोमेंट्स, ठीक है? बैलेंसिंग मोमेंट्स, तो उससे ये काम करता है, ठीक है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम लोग लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? द बीम बैलेंस works on the principle of balancing moments. It works on the principle of balancing moments, है ना? थोड़ा जगह बना लेते हैं ताकि लिखने के लिए जगह निकले हमारे। Yes, it was on the principle of balancing moments। तो ये कैसे काम करता है? बैलेंसिंग मोमेंट्स पे काम करता है। फिजिकल बैलेंस कैसे काम करता है समझ में आ गया, ठीक है? लेकिन क्या कंडीशन होना चाहिए? होना ये चाहिए कोई आइडियल फिजिकल बैलेंस में क्या होना चाहिए? अगर हम कुछ भी नहीं डालेंगे और इसको उठा के रखेंगे तो ये
सीधा रहना चाहिए। मान लो पहले से उठा के रखे तो टेढ़ा है, अब सामान डालने से कैसे पता चलेगा? सीधा होना चाहिए। सीधा होने के लिए क्या चाहिए? इधर का लेंथ पूरा बराबर होना चाहिए, है ना। और इधर का जो तराजू है, इसका ये जो पैन है, ये पैन का मास भी बराबर होना जरूरी है। दोनों मास बराबर होंगे, दोनों लेंथ बराबर होंगे तो कहेंगे ये आइडियल और करेक्ट बीम बैलेंस है, ठीक है ना। अगर दोनों तरफ का लेंथ बराबर नहीं है, दिस विल नॉट बी ए करेक्ट बीम बैलेंस। आप देखोगे कुछ लोग मार्केट में, जो लोग चीटिंग करना चाहते हैं, दे डू इट वेरी क्लेवरली। वो क्या करेंगे, ये जो बीम है ना, ये जो बीम है, ध्यान से देखोगे तो हम बताएंगे, ये जो बीम है यहां से एक तरफ तो ऐसे झूल रहा होगा, दूसरे तरफ क्या करेंगे, वो यहाँ पर जो चीजें है ना, ये बीम को सीधा ऐसे नहीं चलाएंगे। वो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसा एक चेन करेंगे, दे विल मेक ए कनेक्शन ऑफ चेन हियर, और इसको ऐसे लगाएंगे, और यहाँ पर भी एक से चेन लगाएंगे। लेकिन वो क्या करेंगे, किसी तरह से फंसा के चेन को फंसा के वो क्या करेंगे कि यहाँ पे वो चेन को इसके ऊपर से फंसा देंगे और यहाँ पे लगा देंगे। थोड़ा चेन लंबा रहेगा, आप देख नहीं पाओगे, और को क्या फर्क पड़ता है, फॉर लैंडमैन देयर इज नो डिफरेंस। अब ऐसे लगा दी, इधर सीधा झूल रहा होगा, इधर चेन को थोड़ा ऐसे फंसा दिए होंगे। फंसा दिए तो क्या हुआ, बहुत कुछ हो गया भैया। ये लेंथ L है, ये लेंथ L है, मान लो ये L1 है, ये L2 है, और आपको क्लियरली दिख रहा है कि L1 इज मोर देन L2। अब देखो तो अगर हम कहेंगे इधर वो M1 मास डाला, इधर M2 मास डाला और बैलेंस हो गया, तो 8 बैलेंस क्या मिलेगा आपको, 8 बैलेंस क्या मिलेगा M1G इंटू L1 इज इक्वल टू M2G इंटू L2। यहां तक समझ में आया क्या? तो सोचो, G दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, क्या मिला, M1 L1 इज इक्वल टू M2 L2। क्या मतलब है, L2 छोटा है मतलब M2 बड़ा है, M2 बड़ा है, L2 छोटा है तो ये बड़ा है, ये बड़ा है मतलब ये छोटा है। इसका मतलब ये हुआ M1 इज लेस देन M2। वो क्या करेंगे, इधर अपना वेट को डालेंगे, जो स्टैंडर्ड वेट था इधर डालेंगे, और आलू को इधर डालेंगे, और दिखाएंगे आपको, देखो 2 kg हो गया भैया, जबकि इधर M2 तो M1 से ज्यादा है। तो क्या आपको 2 kg का आलू दिया? नहीं दिया, आपने ध्यान नहीं दिया, चेन को थोड़ा सा इधर से फंसा दिया, थोड़ा सा फंसा दिया तो 200-300 ग्राम का आलू खा गया। समझ में आ रहा है? वो लोग माहिर होते हैं। जब भी कोई कॉस्टली चीज बेचने के आता है, मान लो कि इसमें 2 kg की जगह वो 200 ग्राम खा जाएगा, मान लो 2 रुपया किलो वाला कोई चीज है, वो चीटिंग नहीं करेंगे। मछली लाने गए और पता चला मछली का रेट कितना है, 350 रुपया, तब थोड़ा सा भी लगा दो, काफी कुछ फायदा मिलने वाला है। Are you getting? So they will do it with all costly things. ध्यान रखना कि ये अगर ऐसा कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, भैया इसको निकालो, या फिर आप थोड़ा बोलो कि ऐसे रुको 1 मिनट में थोड़ा कुछ करना चाहते हो, आप ऐसे ही रहो, हिलना मत, फिर इसको निकाल के इधर डाल दो, आलू को निकाल के इधर डाल दो, मतलब the mass of आलू will be more than M2, है कि नहीं? That will be more than 2 kg। वो तो मना भी नहीं कर पाएगा, तुम्हारा तराजू तुम ही पकड़े हो, हम क्या कर रहे हैं, खाली जगह इधर उधर कर देते हैं। बोलेगा अरे ये पक्का बाबूराम सर के पास फिजिक्स पढ़ के आया है ना। तो बात ये होगा। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है, वो अगर इसे फंसाएगा तो हम देख लेंगे। और वो लोग क्या करते हैं, कभी कभार ये देखोगे इधर का जो पैन है वो कोई एक मोटा शीट से बनाएंगे, ठीक है, थिक शीट से। यहाँ पर जो पैन है वो पतला शीट में बनेगा, या फिर इसके नीचे छेदा हो जाएगा, घींच के पतला कर देंगे। ये लोग बड़े चालाक होते हैं। तो इधर का मास ऐसे ही कम हो जाता है। वो कोई भी उठा के चेक करो तुम्हारा बैलेंस, ऐसे तो नहीं बोलता है, डायरेक्टली खरीदने जाते हैं तो इधर का मास कम हो जाता है, ऐसे भी करते हैं। ठीक। और अगर आपको मान लो वो घर से ही करके लाया है, मान लो कि ये पूरा का पूरा लेंथ है 50 सेंटीमीटर सपोज, और ये पूरा का पूरा लेंथ है 49 सेंटीमीटर, देखने से थोड़ी पता चलेगा, बीम को ऐसे ही बनाया है, देखने से तो पता नहीं चलेगा, हाँ चेक करोगे पता चलेगा। तो ऐसा कोई एक फॉल्टी फिजिकल बैलेंस में, या फिर इधर का मास ज्यादा है, इधर का मास कम है, पैन का मास इधर का ज्यादा है, मास इसका कम है, ऐसा चीटिंग बाज वाले फिजिकल बैलेंस में अगर हमारे पास है तो सही वेट कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड करेक्ट वेट।
ठीक है, टू फाइंड करेक्ट वेट इन ए फॉल्टी फिजिकल बैलेंस। तो आज हम देख रहे हैं अभी अबाउट फॉल्टी फिजिकल बैलेंस। फॉल्टी फिजिकल बैलेंस, तो फॉल्टी फिजिकल बैलेंस दो किस्म की हो सकते हैं। एक तो हुआ द आर्म लेंथ्स आर अनइक्वल, आर्म लेंथ्स आर अनइक्वल। दूसरा हुआ पैन वेट्स आर अनइक्वल, है ना, अलग अलग किस्म के हो सकते हैं। फॉल्टी फिजिकल बैलेंस की केस में, केस 1, आर्म लेंथ्स आर अनइक्वल। अच्छा, तो हमें इसको लेके कुछ मेजर करना है, क्या, एक्चुअल वेट निकालना है, जबकि हमें मालूम है एक तरफ का लेंथ ज्यादा है, एक तरफ का लेंथ कम है, और आपको समझ में आएगा बोल के मैं जानबूझ के थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप देख पाओगे इधर का लेंथ छोटा है, इधर का लेंथ बड़ा है। ऐसा केस में हमें कोई चीज का सही वेट निकालना है। आपको दिया गया दिया गया एक पैकेट दिया गया, बताओ इस पैकेट का एक्चुअल वेट क्या है, जबकि बैलेंस शीट टेढ़ा है, फिजिकल बैलेंस फॉल्टी, आर्म लेंथ आर अनइक्वल। तो क्या आप ऑब्जर्व किए, आप क्या करोगे, मान लो कि हम हाउ आई एम गोइंग टू मेजर। तो मैं थोड़ा प्रोसेस में जाता हूं, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना, हड़बड़ाना मत, सब गड़बड़ हो जाए। लेट एक्चुअल वेट of a block is suppose W0, क्या, एक्चुअल वेट W0 हमें मालूम नहीं है, मान लो कि W0 है। When it is kept on left pan, it balances weight W1 on right pan, ठीक है, balances weight W1 on right pan, ठीक है। when it is kept on right pan, it balances a weight W2 on left pan, ठीक है। तो कोई मास है, कोई एक पैकेट है, आप इधर डाले, इधर W1 रखे तो बैलेंस हुआ, इधर डाले, इधर W2 रखे तो बैलेंस हुआ, तो उसका एक्चुअल वेट कितना है ये हमें पता करना है। लेकिन बिफोर दैट थोड़ा आप केस को ध्यान से देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी लेवल में। अगर आप कोई ओलंपियाड वगैरह दोगे तो आपको कहीं काम में तो लग जाएगा, डिफरेंट एंट्रेंसेस वगैरह में भी लग जाएगा, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं फॉल्टी फिजिकल बैलेंस का, ठीक है। ये है केस, क्या हुआ यूं है कि फिजिकल बैलेंस फॉल्टी है और आपको पता करना है। इधर कोई एक ब्लॉक को रखते हैं, इधर W1 रखने से बैलेंस होता है, इधर रखते हैं, इधर W2 रखने से बैलेंस होता है। पहला चीज अब बताओ, W1, W2, W0 में से सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा कौन, W0, W1, W2, क्या दिया है ध्यान से देखो। जब इधर W0 रखेंगे इधर W1 से बैलेंस होता है, जब इधर W0 रखेंगे इधर W2 से बैलेंस होता है, तो सबसे बड़ा कौन, ये W1 सबसे बड़ा है, क्योंकि W1 into this length is equal to W0 into this length, फिर W2 into this length is equal to W0 into this length। मतलब इससे हमें समझ में आ रहा है, अगर ये लेंथ अनइक्वल है, ये L1 है, ये L2 है, और क्लियरली आपको दिख रहा है कि L1 is greater than L2, है ना, तो हम इक्वेशंस लिखना चाहते हैं। I want to write the equations, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसको कॉपी करके लेके जाऊंगा दूसरे पेज में, कॉपी करो और पेस्ट करो।
weight of block की mass of block. अरे वेट और मास में क्या अंतर है? जी का अंतर है, वेट ज्यादा है तो मास भी ज्यादा है। हाँ, तो ये बात ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो क्या मिला? तो इसको ले आते हैं ऐसे। ये इस केस में अगर हम रखेंगे इधर W0, इधर रहेगा W1, क्या मतलब होता है? W0 into 1 एट बैलेंस। हम बात कर रहे हैं एट बैलेंस का। एट बैलेंस W0 into L1 is equal to W1 into L2। हाँ सर, समझ में आता है सर। अच्छा ठीक है, W0 into L1 is equal to W2 into L2, ये है। हाँ समझ में आ गया। ठीक, W0 इधर रखे तो इधर हुआ W1। ठीक, दूसरा केस में हम क्या कर रहे हैं? इसको मासेस को गलत साइड में डाल रहे हैं, दूसरे साइड में डाल रहे हैं। चलो हम कहेंगे कि ये मास को इधर से उठाओ, इधर से लाओ। ये आ गया यहाँ पे। अब ये मास में जब मैं इधर डाला W0, इधर डाला W0, इधर W2 से बैलेंस हुआ तो आप कहोगे एट बैलेंस। एट बैलेंस, एट बैलेंस क्या मिल रहा है? ठीक है, एट बैलेंस हम देख रहे हैं कि ये W2 into L1 is equal to W0 into L2। W2 into L1 is equal to W0 into L2। तो हुआ यूं कि जब हम इधर रखे W0, ये बैलेंस हुआ W1 से, इधर रखे W0 बैलेंस हुआ W2 से। L1 L2 मालूम नहीं है, बस इतना मालूम है कि दे आर डिफरेंट। L1 कितना L2 कितना मालूम नहीं, हमें पता करना है W0। ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। चलिए कैसे निकालेंगे? नाउ इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 करके देखो तो भैया क्या आ रहा है? W0 L1 is equal to W1 L2 और W2 L1 is equal to W0 L2। मारपीट करके एक दूसरे को खा गए। क्या मिला? डिवाइड करने से मिल गया क्या? इट इज कमिंग आउट टू बी W0 by W2 is equal to W1 by W0, है ना? तो यहां से W0 का वैल्यू मिल गया रूट ऑफ W1 W2। क्या बात समझ में आया? अगर आपको लगा कि कोई आपके साथ घोटाला करने की कोशिश कर रहा है, चीटिंग करने की कोशिश कर रहा है यूजिंग ए फॉल्टी फिजिकल बैलेंस, आप इधर एक बार डालो, उधर वजन करो, उधर एक बार डालो, इधर वजन करो, फिर एक्चुअल वेट निकाल दो, है कि नहीं? यूजिंग ए फॉल्टी फिजिकल बैलेंस आल्सो यू कैन मेजर द एक्चुअल वेट ऑफ ए ब्लॉक इफ इट इज अंडर केस 1 कंसीडरेशन। केस 1 कंसीडरेशन मतलब the arm lengths are different, the arm lengths are different, arm lengths are not equal, arm lengths are different। तो ऐसा केस में आप निकाल सकते हो what is actual weight। क्या ये बात समझ में आया? देखो प्रीवियस केस में फिर से बताता हूं। arm lengths are unequal, this is what is the case, case 1 हम लोग बात कर रहे हैं केस 1 का जिसमें arm length unequal है। let actual weight of the block is W0, when it is kept on left pan it balances weight W1 on right pan, when it is kept on right pan it balances a weight W2 on left pan। ये हाल हमें दिया गया है ना? अच्छा तो फिर हम कैसे निकालें? देखो इधर W0 इधर W1 इधर W2 इधर W0 बैलेंस किए दोनों केस में। इधर W0 इधर W1 डालने से बैलेंस होता है, मतलब W0 L1 must be equal to W1 L2। Similarly here W2 L1 is equal to W0 L2। फिर मैं डिवाइड किया, हमें W0 का वैल्यू मिल गया। क्या ये चीज समझ में आ गया? यस सर नो? Let us now go for the second case।
फॉल्टी फिजिकल बैलेंस में पहला केस में क्या हुआ, लेंथ्स ऑफ द बी बैलेंस ऑन द टू साइड्स वेर डिफरेंट। तो हम लोग कैसे निपटाएंगे वो देख लिए कि एक तरफ एक बार ब्लॉक को इधर डालो, उधर बैलेंस हुआ W1, फिर ब्लॉक को उधर डालो, इधर बैलेंस हुआ W2, तो एक्चुअल वेट ऑफ द ब्लॉक इज रूट ओवर ऑफ W1 W2। नाउ वी आर गोइंग फॉर द सेकंड केस। अगर बीम का दोनों साइड का लेंथ बराबर है, बीम लेंथ इज सेम, बट द पैन वेट्स जिसमें वो चीजें रखा जा रहा है उनका वेट में अंतर है। जैसे मैं दिखाया हूं, इधर मान लो थोड़ा हेवी प्लेट लगा दिया, इधर थोड़ा लाइट प्लेट लगा दिया, इसका वेट x है, इसका वेट y है, तो फिर कैसे निकालेंगे क्या है एक्चुअल वेट ऑफ ए ब्लॉक। रिपीटिंग द थिंग, दिस इज केस 2, इक्वल आर्म लेंथ ऑन इक्वल पैन वेट। लेट एक्चुअल वेट ऑफ द ब्लॉक इज W0 जो हमें निकालना है। When it is kept on left pan, it balances a weight W1 on right pan. When it is kept on right pan, it balances a weight W2 on left pan. What is the actual weight? चलिए, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे पेज में लेके सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूंगा। ये आपको समझ में आ रहा है? अब डिफिकल्टी क्या है? लेट अस थिंक। If I go for this figure again here, देखो, जब इधर हुआ W0, जब इधर हुआ W0, मैं थोड़ा इसको मिटाता हूँ। यस 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 यस, हाँ, तो जब इधर हुआ W0 तो इधर हुआ W1, जब इधर हुआ W0 तो इधर हो गया W2। इससे हमें क्या मिल रहा है? इससे हमें क्या मिल रहा है चलो देखते हैं। व्हाट वी अंडरस्टैंड आउट ऑफ इट, व्हाट वी अंडरस्टैंड आउट ऑफ इट, और इससे हमें क्या मिल रहा है। पहला केस में जब इधर रखे W0, इसका वेट x था तो डाल दिए प्लस x, इसका वेट y था तो डाल दिए y, ऐसे है ना। तो क्या कहोगे, दोनों तरफ का लेंथ बराबर है, लेंथ बराबर है मतलब आप कहोगे W0 प्लस x into L is equal to W1 plus Y because the weights are different into L, दोनों तरफ से गया। सिमिलरली क्या आप मुझे दूसरे केस में बता सकते हो, जब इधर डाले W0 इधर डाले W2 क्या मिलेगा? You will say it will be W2 plus X and this will be W0 plus Y। फिर से बैलेंस हो गया, एट बैलेंस में क्या कहोगे, W2 plus X whole into L is equal to W0 plus Y whole into L। टोटल वेट फोर्स कितना होगा, इसका Y है और W1 रखे थे, W1 plus Y, इधर हो गया W0 plus X। क्या ये चीजें समझ में आ रहा है? अरे इसका वेट x से रखे हम W0 तो बैलेंस किया W1 को, जब W0 रखे वेट x था, मिलके कितना हो गया W0 plus x, इधर W1 plus Y, W0 plus x इसमें ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, ये ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, देयर मोमेंट्स मस्ट बी बैलेंसिंग, है ही नहीं? यस, तो L तो हो गया दोनों तरफ से। चलिए अब ये दोनों इक्वेशन को थोड़ा प्यार से देखो और क्या करोगे, इसमें से जस्ट सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या मिलेगा, दिस माइनस दिस करोगे, x से कट जाएगा, मिलेगा W0 माइनस W2 दैट इज इक्वल टू W1 माइनस W0। यस, सारा W0 को एक तरफ ले लीजिए, इट इज W1 प्लस W2 by 2, ठीक है। तो सारा अगर W0 को एक तरफ ले लेंगे, ये चीज जो हमें समझ में आया है ना, यस, ये जो समझ में आया इससे हमें ये पता चला कि हमारा जो होगा कौन, जो W0 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, कहेंगे 10, दिस इंप्लाइज W0 को इधर ले आओ, 2W0 इज इक्वल टू W1 प्लस W2 और W0 इज W1 प्लस W2 by 2, है कि नहीं इंटरेस्टिंग? Yes sir. देखो अगर लेंथ्स अनइक्वल है, इट वाज द ज्योमेट्रिक मीन रूट ओवर ऑफ W1 W2, when pan weights are different it is W1 plus W2 by 2। आपको चीजें याद रखना पड़ेगा, चीटिंग कैसे कर रहा है आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्चुअल वेट निकालने की तरीका आपको पता चल गया है ना, ये है आंसर आपका जो आपको याद रखना था।
ये एक्चुअल वेट आपको याद रखना है, ठीक है। यस, प्रीवियस केस में क्या हुआ था, when the lengths were unequal it was equal to root over of W1 W2, it was equal to root over of W1 W2, है कि नहीं। अब देखो केस कुछ दूसरा निकल के आया है ना। ये थोड़ा इसको हटाओ इधर दूर, इनको डिब्बा बनाते हैं ताकि इनका इंपोर्टेंस बढ़ जाए। ये बढ़ गया इंपोर्टेंस, तो हम कहेंगे यहाँ पे ये याद रखना है आपको, कौन सा, इफ आर्म लेंथ्स आर डिफरेंट actual weight is root over of W1 W2, if pan weights are different the actual weight is W1 plus W2 by 2। क्या मेरी बात सबको समझ में आया? Yes sir. यस, मजे लेते रहो, पूजा घूमते रहो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़िया से समझने की कोशिश करो। यू हैव ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द सोसाइटी, सोसाइटी इंक्लूड्स योर पेरेंट्स ऑल्सो, क्योंकि सोसाइटी के बलबूते पर आप जी रहे हो। नॉट ए सिंगल पर्सन इज टेकिंग केयर ऑफ योर एंटायर लाइफ, एंटायर सोसाइटी इज कंट्रीब्यूटिंग फॉर यू टू ग्रो। यू मस्ट फील obliged and grateful by sincerely thinking whatever you are availing, how you are availing, how it is reaching to you। एक पराठा खा लिए, कैसे आया, सोचो कोई खेती में गया होगा, ठीक है ना, यहाँ पर से कुछ उपज बनाया होगा, धूप में बारिश में जाके ओला के मिल में दिया, मिल में देके उसको पिसाया, कहाँ से कितने लोगों के हाथों से बिकते 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 आपके पास आया। फिर आप जब पापा गए खरीदने के लिए, पापा पैसा कहाँ से लाए, ही मस्ट बी वर्किंग इन सम सेटअप, दैट सेटअप इज मेड बाय 1000 पर्सन, कितने लोग मिलकर वो सेटअप बनाए हैं। अगर पापा अकेला होते तो नहीं कर पाते। योर फादर इज RSP एम्प्लॉय, स्टील प्लांट एम्प्लॉय, मतलब आपके पापा तो खुद से नहीं बनाए प्लांट, कितने लोगों के योगदान से वो प्लांट बना है। फिर उससे आप कुछ कमा के लाए, इधर इतने सारे लोग बना के कुछ चीज रखें, उससे आप कुछ बना के ले खरीद के लाए और आप घर में बैठ के खा गए विदाउट डूइंग एनीथिंग। अगर थोड़ा सा ध्यान से सोचोगे, यहाँ पर से उसको बनाने के लिए कितने लोग इसके पीछे हैं, बनाते 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 ये आटा आपके पास आया। कितने लोग सेटअप बनाया, सेटअप बनाया, सेटअप बनाया, सेटअप बनाया। आपके पापा उसमें एक सेटअप में काम किए और वहां से उसको लेकर आए पैसा, इसको यहाँ से खरीदे और यू क्लेवर वेरी टीम। तो सोचो कि जो पराठा आपकी टेबल पे है आपके सामने, उसके पीछे कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन है। ऑलवेज यू मस्ट फील ओब्लाइज्ड टू दिस सोसाइटी, यू मस्ट ऑलवेज फील ओब्लाइज्ड टू दिस सोसाइटी। अदरवाइज पढ़ाई लिखाई करके इंजीनियर डॉक्टर बन के कोई काम का नहीं है। देयर आर मीनिंगलेस। आई नो पीपल हु आर अर्निंग मोर देन a crore per annum बट स्टेइंग वेरी अनहैप्पी। लेकिन वो वैल्यू सिस्टम को बदलो, जिनसे लिए हो उनको देना सीखो, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट एंड जियो। फिर मिलेंगे अगले क्लास। हैप्पी पूजा, जय हिंद। Thank you sir. Bye sir.